एक सेट ऑफ ऑफिसर हैं जिन्होंने ये ठेका लिया है। अचानक 24 का रिजल्ट आने के बाद ही पूरे समाजवादी के लोग अपराधी हो गए, तेजी आ गई, हर जिले में मुकदमे लिखे जा रहे हैं, हर जिले में जो है कार्रवाई हो रही है। क्यों? ये 24 के रिजल्ट से क्या हुआ? कोई सरकार बदल गई क्या? सरकार वही योगी की है, वही मुख्यमंत्री मोदी की है, सर क्या बदला? इसकी तस्दीक आप कर सकते हैं कि कोई भी पिछली वर्ग से आने वाला मंत्री अपने घर बैठ नहीं पा रहा है। अपना दल के लोग लिखा पढ़ी में विरोध कर चुके हैं, मजबूरी है, सरकार में रहना है, चिपकना है कुर्सी से, इसलिए नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन मुद्दे पे विरोध कर चुके हैं। उसके पास कुछ नया नहीं है, भाजपा तो हारेगी ही नहीं। ये दोनों परसेप्शन 2024 के चुनाव में टूट चुके हैं। इसलिए मेरा मानना है कि पुलिस जबरदस्ती एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है 24 की हार के बाद कि सारा अपराध प्रदेश में यादव मुसलमान समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं। आपने तो बड़ी सख्त कार्रवाई की थी। सुनिए, अभी सुल्तानपुर में फिर कल डकैती हो गई, किसने की? गुंडे तो भाग गए सब। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। हरियाणा और जम्मू कश्मीर, इसके चुनाव के खत्म होने के बाद अब बारी आ रही है दो अलग राज्यों की और साथ साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं और जो लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी पिछड़ने के बाद क्या इस 10 विधानसभा के उपचुनाव में कुछ कर पाएगी, या समाजवादी पार्टी जिसने बीजेपी को लोकसभा का चुनाव पूरी तरीके से पछाड़ दिया, क्या इस बार वो मेंटेन कर पाएगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव को लगभग अपने कंधे पे उठा रखा है। बीजेपी इस चुनाव में कहीं पीछे नहीं छूटना चाहती और शायद इस चुनाव के जरिए वो दिखाना चाहती है कि उसकी ताकत वही है। 2024 महज एक अपवाद था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो अपना पीडीए चलाया वो चल निकला है। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था वो हिट रहा। अब इस 10 उपचुनाव में कांग्रेस तैयारी में जुटी है, समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी में जुटी है, लेकिन सपा की क्या तैयारी है, किस तरीके से वो चुनाव में जाएंगे और उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा इस वक्त कहां खड़ी है, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दे की बात में और हमारे साथ हमारे मेहमान होंगे उदयवीर सिंह। स्वागत है उदयवीर जी। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और संगठन में बहुत अहम स्थान रखते हैं और मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो सर, आपसे इसी से शुरू करता हूं। सर, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी को क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी ने जो 2024 में अपना प्रदर्शन किया, क्या वो अब परमानेंट प्रदर्शन है? इससे बेहतर इसके ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगी समाजवादी पार्टी, या एक झटके में आपको ये जीत मिली? जो परिस्थितियां हैं उनसे लगता है कि समर्थन बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा कि जो जो चीजें भाजपा के पक्ष में 24 में थीं, उसकी तुलना समाजवादी पार्टी की तैयारी से कोई नहीं थी। इतना बड़ा प्रचार तंत्र, तमाम प्रचार करने वाले हेलीकॉप्टर, तमाम रुपया पैसा, विज्ञापन, बहुत सारे मीडिया, कहूंगा तो आप नाराज होंगे, लेकिन सोशल मीडिया जो भी भाजपा ने अपना एक नेटवर्क बनाया है। सोशल मीडिया में तो बीजेपी पिछड़ गई, आप लोग आगे रहे। वही उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। जो नेटवर्क बीजेपी ने बनाया उसकी तुलना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि जनता के मुद्दे गायब थे, जनता के विषय गायब थे, इसलिए उनके पेड वर्कर्स ने लड़ा, यहां से कार्यकर्ताओं ने और जनता ने लड़ा। भाजपा का कार्यकर्ता भी अब भाजपा की लड़ाई फॉर्मली लड़ता है, इनफॉर्मली नहीं लड़ता है। क्योंकि जब घर जाता है तो देखता है कि उसके भी मुद्दे छूट रहे हैं, उसकी कोई सरकार में सुनी नहीं जा रही, चंद अधिकारी सरकार चला रहे हैं, वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। कितने विधायक, कितने सांसद रोज बोलते हैं, रोज चिट्ठी लिखते हैं, सरकार के खिलाफ धरना देते हैं। तो आप लोगों की कृपा रहती है, अगर दूसरे किसी पार्टी के साथ ऐसा होता तो राष्ट्रीय विषय बन जाता। और जो समाजवादी पार्टी के साथ नेगेटिविटी थी कि 4 चुनाव से समाजवादी पार्टी हार रही है,
उसके पास कुछ नया नहीं है। भाजपा तो हारेगी ही नहीं। ये दोनों परसेप्शन 2024 के चुनाव में टूट चुके हैं। नहीं तो इसको अपवाद क्यों न माना जाए? जो जनता नहीं, अपवाद इसलिए नहीं, मैं बता दूंगा आपको। जो जनता का विश्वास भरोसा था और जो भाजपा प्रचार करती थी कि हम तो हार ही नहीं सकते, वो टूटा। इसको अपवाद आप इसलिए नहीं मानिए क्योंकि अब लोग हमारे नजरिए से भी चीजों को देखना शुरू कर रहे हैं कि 17 में जो हमारा वोट आया, जो 12 में आया, वही परसेंट 17 में आया। सरकार के रहते बहुत सारे सांगठनिक समस्याओं के बावजूद उससे बढ़ के 19 में आया, उससे बढ़ के 22 में आया, उससे बढ़ के 24 में आया। तो समाजवादी पार्टी की स्वीकार्यता, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की में भरोसा और लीडरशिप लगातार बढ़ रही है। लगातार समाजवादी पार्टी में अन्य विभिन्न दलों से, विभिन्न वर्गों के, विभिन्न क्षेत्रों के लोग आए। समाजवादी पार्टी से जाने का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, आने का है। नहीं, लेकिन जो मैं एक मिनट पूरी कर दूंगा, आने का है। कोई विधायक खरीद लिया लालच में, कोई सांसद खरीद लिया। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जो पार्टी बनाने आते हैं। जो कुछ अब वोट है राज्यसभा में बिकना था, 2-4 बिक गए, वो अलग चीज है। लेकिन जो लीडर आते हैं, जो कैडर आते हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहे हैं। 24 के बाद भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक लड़ाई भी तेज हुई है। मुख्यमंत्री से लेकर सारे लोग फ्रस्ट्रेशन में भी हैं। लगातार जनता के मुद्दों को और भी छोड़ गए। अब आप उनके जो 24 के मुद्दे थे उनकी भी चर्चा नहीं सुनते। अयोध्या में भी जितनी फ्लाइट पहले चला रखी थी वो आधी कर दी, और जो बाकी विषय थे उनको छोड़ के केवल समाजवादी पार्टी के नेता और काडर को अटैक करने का काम हो रहा है। नहीं, लेकिन उन्हें फंसाने का काम हो रहा है। वो ठीक है, मैं तो मुझे लगता है कि जनता और ज्यादा नाराज होगी। हमारे में विश्वास भी बढ़ा है। भाजपा ने जो एक अम्ब्रेला टाइप का इंप्रेशन बना रखा था कि हम तो सबको समाहित कर लेंगे, वो टूटा भी है। और जो आप पीडीए की बात कर रहे हैं, जो भी वर्ग हमारे साथ जुड़े थे, उनको भी भरोसा हुआ है कि हम लोग पूरी तरह से सक्षम है इस सरकार को पलटने में और उनके भविष्य को बदलने में। नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई जिस तरीके का कैंपेन आप लोगों ने किया इंडिया गठबंधन ने, वो पूरा का पूरा कैंपेन जिस पर टिका था, आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, ये तो चुनाव के बाद ये नैरेटिव आपको लगता है कि आज भी बना हुआ है कि ये और मजबूत, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये अपवाद स्वरूप और मजबूत हुआ है। कैसे? क्योंकि 69,000 भर्ती के लोग जिनके आरक्षण में बेईमानी हुई, उसको लेके बीजेपी के मंत्री कह देते थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज कोई अपने घर में नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि जब हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया कि आरक्षण में बेईमानी हुई, इसको दोबारा से लागू करिए, तो भारतीय जनता पार्टी 2 महीने तक उनको टहलाती रही। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चली गई। नहीं, पार्टी नहीं गई। मुझे जहां तक लगता है कि स्टूडेंट का ही एक वर्ग या अभ्यर्थियों का ही एक वर्ग है। सरकार ये नहीं कह रही है कि हाईकोर्ट के डिसीजन से वो सहमत है, वो पुनः इस पर विचार करने को तैयार है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, सरकारी वकील उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसकी तस्दीक आप कर सकते हैं कि कोई भी पिछली वर्ग से आने वाला मंत्री अपने घर बैठ नहीं पा रहा है। अपना दल के लोग लिखा पढ़ी में विरोध कर चुके हैं। मजबूरी है, सरकार में रहना है, चिपकना है कुर्सी से, इसलिए नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन मुद्दे पे विरोध कर चुके हैं। और भी जो पिछले वर्ग के नेता अपने को कहते हैं तो जवाब नहीं दे पा रहे। संविधान का जो विषय है, रोज तो आप देख रहे हैं हत्याएं, रोज तो देख रहे हैं मनमानी। कहां नियम कानून का पालन हो रहा है? किस भाजपा नेता के ट्वीट पर उस पर मुकदमा लिखा जा रहा है? किस भाजपा नेता के भाषण पे उस पर मुकदमा लिखा गया है? समाजवादी पार्टी पर रोज लिखा जा रहा है। ये तो ऐसे कांड निकल के आ जा रहे हैं ना। आप देख लीजिए, आपके कन्नौज में निकल आया, नैब सिंह यादव का निकल आया, आपके मोहित खान का निकल आया, आपके भदोही के विधायक का निकल आया। तो अगर कांड ऐसे निकल रहे हैं तो मुकदमे लिखे जा रहे हैं। ये सारे जो विषय हैं ये पब्लिक स्पेस में है। इन्हें पुलिस अपने वर्जन से एक दिन सुना सकती है। कन्नौज के कांड में किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया। वो तो भाजपा का झगड़ा था। आप भी जानते हैं, तो मैच कर गया। अब बताइए, हमने कब डीएनए पे कोई बात कही? भाजपा का एक आदमी पकड़ा गया, उसको बचाने कोई समाजवादी गया था क्या?
उसको बचाने भाजपा का जिलाध्यक्ष गए थे 2-2, और उसको फंसाने भी वहां का आईपीएस गया था। तो ये तो उनके बीच की बात थी। मैं बात ऐसी कही, मैं पूरी बात खत्म करूँ, एक एक करके 3 कांड की आपने बात, तीनों की बात करूंगा। तो कन्नौज के विषय पे समाजवादी पार्टी के किसी व्यक्ति ने ये तो नहीं कहा कि सरकार ने धोखा किया, पक्षपात किया, बेईमानी की, कहा किसी ने। आप कह रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी के लोगों के खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ हैं? जब जिन लोगों के लिए भाजपा के लोग दफ्तर दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, जिनके साथ सपा के लोगों का फोटो है, तो जिनके साथ भाजपा के हमारे प्रबल विरोधी सुब्रत पाठक जी का भी फोटो है, तो क्या वो आपकी पार्टी में नहीं थे? आप अपनी सुविधा से नहीं थे, वो आपकी पार्टी में नहीं थे। पार्टी में रहे थे, लेकिन वो निष्क्रिय थे, किसी पद पे नहीं थे। लेकिन ये पब्लिक परसेप्शन में है कि वो थे कि नहीं थे। मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है कि वो समाजवादी पार्टी के नेता थे, अखिलेश जी के बड़े खास थे, अखिलेश जी से सुब्रत पाठक जी का बड़ा विरोध था, तो इतने फोटो सुब्रत पाठक जी के साथ क्यों थे? उनको बचाने के लिए भाजपा के लोग क्यों गए? इसीलिए आप केस बाय केस बात करें। मैं केस बाय केस ही आपसे पूछ रहा हूं। आप फैजाबाद की बात पे आता हूं। आइए। डीएनए की जांच उनके परिवार ने और वहां के लोकल लोगों ने पहले से डिमांड की थी। ठीक। डीएनए की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में हमने आपके भी चैनल पे कहा, बहुत जगह कहा कि डीएनए की रिपोर्ट आके रखी गई, सरकार उसे रोके रखी। कोई भी थानेदार जब चार्जशीट जमा करता है तो पूरे साक्ष्य जमा करता है। बिना डीएनए की रिपोर्ट के साक्ष्य क्यों जमा किए? क्योंकि पुलिस पहले से जान चुकी थी कि डीएनए, एक मिनट रुक जाइए, डीएनए मैच नहीं करता है। इसलिए जब हाई कोर्ट ने कहा कि तलब करिए रिपोर्ट, 7 दिन के अंदर हाई कोर्ट में प्रस्तुत करिए, तब रिपोर्ट आई है। और पूरा फैजाबाद जानता है, आसपास के जनपद जानते हैं कि जिसका दोष है वो अलग व्यक्ति है, जिस पर मुकदमा लिखा जा रहा है वो अलग व्यक्ति है। तो आपको लगता है मोहित खान निर्दोष है? हाँ, मुझे लगता है वहाँ के जितने लोग हैं, जो लोगों ने बोल रहे थे और डीएनए की मांग कर रहे थे, जब डीएनए की रिपोर्ट आ गई और पुलिस उसको लेने को तैयार नहीं है, दिखाने को तैयार नहीं है, तो मुझे लगता है कि वहाँ के जो लोग बोल रहे थे, जो जनता बोल रही थी, वो सच बोल रही है, मोहित खान पुलिस जो बोल रही है झूठ बोल रही है। तो आपके पोजीशन को पार्टी का भी पोजीशन माना जाए कि समाजवादी पार्टी के हिसाब से मोहित खान जो है वो निर्दोष? आप मेरे मुंह में शब्द रखना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो फैजाबाद की घटना हुई है, क्योंकि मामला हाईकोर्ट चला गया, पक्ष विपक्ष निर्दोष दोष तो कोर्ट करता है, लेकिन मेरी जानकारी, समझदारी, परसेप्शन ये है कि जो उनके परिवार के लोग कह रहे थे, जो फैजाबाद के लोग कह रहे थे कि उस मामले में किसी और व्यक्ति का ताल्लुक था, मोहित खान को पुलिस ने फंसाया। डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद वो पुख्ता हुआ है, और मेरा मानना है कि पुलिस समाजवादी पार्टी के नेताओं को, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए और उस एक्सीडेंट में ड्राइवर को मैं चला रहा हूं, तो मुझे छोड़ के यादव बगल में बैठा हो, आप उसके नाम मुकदमा लिख रहे हैं। ये तो पूरे प्रदेश में माहौल है ना। लेकिन जहां आपको मुसलमान मिल रहा है, आप उस पर मुकदमा लिख रहे हैं। और एक और बात, मुख्यमंत्री जी खुद नाम ले लेके कह रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि पुलिस जबरदस्ती एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है 24 की हार के बाद, कि सारा अपराध प्रदेश में यादव, मुसलमान, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं। आपने तो बड़ी सख्त कार्रवाई की थी। सुनिए, अभी सुल्तानपुर में फिर कल डकैती हो गई। किसने की? गुंडे तो भाग गए सब। नहीं, मैं पहले उस पर आता जाऊं। आपने कहा कि भाई परिवार ने डीएनए के मांग कर दी, परिवार ने, और फैजाबाद के लोग का मतलब पूरे फैजाबाद ने थोड़ी की, उनके समर्थकों ने की होगी, आपकी पार्टी ने की होगी। लेकिन आप ये बताइए कि एक नाबालिग ओबीसी लड़की है, उसने गैंगरेप का आरोप लगाया, गैंगरेप में बहुत गंभीर आरोप लगाए, 161 में मजिस्ट्रेट के सामने उसने बयान दिया। क्या डीएनए मैच नहीं करने से कोई आदमी गैंगरेप के आरोप से मुक्त हो जाएगा? आप उसको क्लीन चिट दे देंगे? देखिए, ये बहुत संवेदनशील विषय है, क्योंकि मुझे कुछ और बातें कहनी पड़ेंगी जो मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि संवेदनशीलता हमको रखनी चाहिए, दिखानी भी चाहिए। मुद्दा ये है, ये मैटर रिपोर्ट हुआ था 2-2.5 महीने की प्रेगनेंसी के बाद, नंबर 1। नंबर 2, पीड़िता, उसके परिजन, पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के 2 लोकल विधायकों के टोटल कस्टडी में थे। उनसे बात करना, मिलना किसी के लिए संभव नहीं हो रहा था। तीसरी बात, आप जो कह रहे हैं वो पुलिस का वर्जन है, पुलिस की कहानी है। बहुत सारे बयान, लड़की का ऑथेंटिक वर्जन है, बहुत सारे बयान जो पुलिस लोगों को
वो जब पुलिस के पास जाते हैं उनके 2-3 दिन में दिलवा देती है। जब अदालतों में बातें जाती हैं तो बहुत सारे बयान दूसरी जगह चले जाते हैं। यहाँ विषय ओबीसी लड़की या उसका नहीं है, कोई भी लड़की होती, बालिग होती, नाबालिग होती, नाबालिग है इसलिए उसको और मासूम और उसको और इनोसेंट मान के हम चलते हैं। इसीलिए हम लोगों ने कहा इसमें जैसा लोग कह रहे हैं डीएनए की जांच होनी चाहिए, और हम लोग किसी कंक्लूजन पे पहले नहीं गए। कोई भी केस हो रहा है हम कोई कंक्लूजन पहले नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमने थोड़े जांच की है। जब हम सबसे पता करते हैं, बात करते हैं, लोकल पार्टी से पता करते हैं, बहुत सारी चीजें जोड़ते हैं, तब हम कंक्लूजन पे जाते हैं। फंसाने वाला तो जानता है उसे क्या कहानी बनानी है, वो प्रेस करता है। जब इंस्पेक्टर प्रेस करता है तब जो आप सुनते हैं वो इंस्पेक्टर ही जानता है वो क्या बोलेगा, तो किसको मेन मुलजिम बना देगा। भाई हाथरस का इंसिडेंट हुआ, यादवों को ढूंढने लगे, अरे एक हादसा था, दुनिया जानती थी। हाथरस में देखिए जो लोग आरोपी थे उन्हें तो अदालत ने बरी कर दिया। अगर एक को छोड़ दिया जाए मुख्य को, तो बाकी जितने लोग पकड़े गए थे सब तो बरी हो गए। क्या बेल दे दी? नहीं, अब तो बरी हो गए। तो मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ, तो उस समय भी कहा जा रहा था, और मुख्यमंत्री ने पहले दिन जाते ही बोल दिया कि हम जानते हैं कि इस बाबा की फोटो किसके साथ है। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये तो नहीं कहा कि हाथरस के बनारस के तीनों गैंग रेपिस्टों के साथ उनकी फोटो है। उसमें तो 2 महीने बाद मुकदमा लिखा गया। जब लोग आंदोलन करने लगे, धरना देने लगे, उसमें 2 महीने बाद लिखा गया। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता नहीं थी, पुलिस की चाल भी बिल्कुल पड़ोस तक नहीं जा पाए। और ऐसे तमाम लोग हैं जो भाजपा से जुड़े हैं, चाहे माफिया हैं चाहे अपराधी हैं, उन पर कोई मुकदमा नहीं हो रहा। जाहिद बेग का मामला देखिए, आप ही के विधायक हैं, लगातार आपके लोगों के नाम आ रहे हैं, इसलिए अब आप ये कह रहे हैं कि ठीक है चुनाव के बाद हमको सरकार इस तरीके से हमारे लोगों को फंसा रही है। देखिए ऐसा है, ये कोई ऑर्गेनाइज क्राइम के केसेस नहीं है। इंडिविजुअली किसी की गलती, किसी का मुकदमा, किसी पार्टी का कोई व्यक्ति कर सकता है। जाहिद बेग का भी जो मामला है, उस मामले में भी विधायक को लपेटा गया है। जो मेरी जानकारी है कि उनकी डोमेस्टिक सर्वेंट थी, और करती पुलिस ये है कि गलती अगर एक्सीडेंट की होती है तो उसे हत्या लिख देती है पार्टी देख के। मैं थोड़ा कह रहा हूं कि कोई प्रदेश में गलती नहीं करेगा, लेकिन अगर मेरा आपका झगड़ा हो तो मेरे ऊपर 307 आपकी हत्या का प्रयास लिखा जाएगा, आपका मारपीट लिखी जाएगी। इनके कानून में अलग अलग धाराएं हैं। बेल उसी हिसाब से होती है, जमानत उसी हिसाब से होती है। कोर्ट में छूट जाएंगे लोग, क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं है, हमको पता है साक्ष्य नहीं, छूट जाएंगे। लेकिन कोर्ट में जाने तक जो इम्प्रेशन क्रिएट किया जाएगा उसमें सरकार का इंटरेस्ट है। एक सेट ऑफ ऑफिसर हैं जिन्होंने ये ठेका लिया है। अचानक 24 का रिजल्ट आने के बाद ही पूरे समाजवादी के लोग अपराधी हो गए, तेजी आ गई, हर जिले में मुकदमे लिखे जा रहे हैं, हर जिले में जो है कार्रवाई हो रही है। क्यों? ये 24 के रिजल्ट से क्या हुआ? कोई सरकार बदल गई क्या? सरकार वही योगी की है, वही मुख्यमंत्री मोदी की है, सब क्या बदला? लेकिन अब हम आपने बातें की तो मैं इसको सियासत पर लाता हूँ। ये बताइए, ठीक है सरकार ने आपके खिलाफ एक तरीके से अभियान छेड़ रखा है, एजेंडा है आपके खिलाफ, 24 हारे हैं, उसके बाद चुन चुन करके आपको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आप भी अपने लोगों के साथ कहाँ खड़े हो पा रहे हैं? जाहिद बेग के घर सबसे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं, मोहिद खान के घर कांग्रेस का पूरा प्रतिनिधिमंडल पहुंचता है, तो आपको लग नहीं रहा कि आपका जो वोट बैंक है वो वनरेबल है और उसमें इस वक्त कांग्रेस पार्टी की निगाहें लगी हुई हैं? हमारा कांग्रेस का गठबंधन है, उनकी सक्रियता से हमको चिंतित नहीं होना चाहिए। सच बोल रहे हैं हम छोटे मन से राजनीति नहीं करते। मन से बोल रहे हैं? मन से कह रहे हैं नहीं, क्योंकि हम भी उन्हें देख के पहुंच सकते हैं। हमारा अपना मदद करने का तरीका है, उनका अपना तरीका है। जो पीड़ित परिवार हैं अगर वो ऐसा महसूस करते हैं कि हम मदद नहीं कर रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आप महसूस करते हैं कि नहीं करते। जो हमारी पार्टी का लीडर है, काडर है, सब जगह बड़े बड़े नेता हैं, सब जगह सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, संगठन है, वो लोग मिलते हैं। बहुत सारे लीडर जाते हैं, हमारी उस हैसियत के लीडर जिन्होंने लगता नहीं है कि जैसे जाहिद बेग के घर जाना, मोहित खान के घर जाना, बाकी जगह तो नहीं जा रहे, लेकिन एक खास वोट बैंक जो आपका कहा जाता रहा है और अब वो कांग्रेस की तरफ मुखातिब है, ये दिख रहा है पिछले चुनाव से, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो आपके वोट बैंक को कहीं न कहीं निशाने पे रख रही है और जहां आप कमजोर पड़ रहे हैं वहां वो आपके पास पहुंच रहे हैं।
देखिए ऐसा है, ये वोट बैंक का पूरा परसेप्शन कि ये वोट बैंक हमारा है, नहीं आपके ये साथ रहा है हमको वोट बैंक। सीमाओं में बांधने की कोशिश की जाती है। निश्चित तौर पे अल्पसंख्यकों का भी हमें बड़ी मात्रा में वोट मिलता रहा है, हमारी पार्टी बनाने में उनका बहुत योगदान है, पिछड़ों का भी बहुत योगदान है, अगड़ियों के भी बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारी लीडरशिप है जिसने समय समय पे हमारी पार्टी में बड़ा योगदान किया है, महिलाओं का है, दलितों का है, सबका है। और जब अखिलेश जी ने पीडीए बना दिया, उसकी व्याख्या, विस्तृत व्याख्या कर दी, सब लोग शामिल हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हमारा ये वोट बैंक है या वोट बैंक है। तो बहुत चिंतित और छोटे मन से राजनीति करना और बड़े परेशान होके राजनीति करने से कुछ नहीं होता। हम जनता में टिकेंगे अपने कर्मों पे, किसी के ओवर एक्टिव है या कम एक्टिव होने से हमारा जनाधार कम नहीं होता है। ठीक है, जो मुद्दा हम उठा रहे हैं वो दूसरा भी कोई उठा रहा है, तो हमको क्यों शिकायत होनी चाहिए, उठाएं। बेशक आपका वोट बैंक उससे बिगड़े सुधरे उससे फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, बिगड़े सुधरने ऐसा पिछले 10 साल का ये अनुभव है कि बहुत तरह के बहुत बार प्रयास हुए हैं। अगर हम ठीक हैं, हमारे वोटर के प्रति, हमारी पार्टी के वर्कर के प्रति हमारी पॉलिसी ठीक है, हमारे विचार ठीक है, हमारे प्रयास ठीक है, तो लोगों के प्रयास करने से बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक सवाल उठता है कि जैसे हम लोगों ने देखा कि 2024 में जिसे आपका कोर वोट बैंक कहा जाता था, खैर अब आप पीडीए कहते हैं कि अब आप सब आपके वोटर हैं, अब आप किसी एक वोट बैंक को आप नहीं टारगेट करते, लेकिन आपने यादव और मुसलमानों को बिल्कुल कंटेन करके रखा, मतलब उनके टिकट्स को आपने मुश्किल से 5 टिकट यादव बिरादरी को दिया और जहां मुसलमान थे वहां 5 दिया। लेकिन कहा यह गया कि आपको सबको चूंकि समावेशित करना है इसमें, इसलिए आपने ऐसा किया। क्या यही फॉर्मूला आपका आगे चलने वाला है या अभी विधानसभा के उपचुनाव आ रहे हैं, इसमें आपका फॉर्मूला बदलेगा? ये फॉर्मूला जो है आपने गलत समझा है। अच्छा, ये फॉर्मूला ये नहीं है कि इन्हें कंटेन करना है या उन्हें कंटेन करना है। फॉर्मूला ये है कि माननीय अखिलेश जी ने हर जिले की पार्टी बुलाई, उनको एक जगह बिठाया और पूछा कि आपकी प्राथमिकता क्या है। मेरी प्राथमिकता भाजपा को हराने की, आपकी क्या है? उन्होंने कहा हमारी प्राथमिकता भाजपा को हराने की है, आपको मुख्यमंत्री बनाने की है, प्रदेश में सपा की सरकार बनाने की है। तो अब आप बताइए कि इस सीट को कैसे जीतेंगे। उन लोगों ने रास्ता निकाला कि इस तरीके से आप चुनाव लड़ाइए, इसको लड़ाइए, उसको लड़ाइए, उसको मत लड़ाइए, इसको लड़ाइए तो ये एडवांटेज है, दूसरे को लड़ाएंगे तो वो एडवांटेज है। और उसके हिसाब से, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस बार टिकटें बहुत लंबे समय बाद हुई थी और लगातार जिलों की मीटिंग होने के बाद हुई, तो ये जिले के नेता आपस में बैठ के आपस में जब एक साथ ग्रुप में बैठे होते हैं तो जमीन पे बात होती है और जमीनी हकीकत के हिसाब से हम मान लीजिए किसी को 10 सीट दे दें, किसी को 5 सीट दे दें और जीत के ना आए, तो सीट का क्या मतलब है? आज हमारे 9 के 9 जीत के आए हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन अगर मान लीजिए हमारा 5, हाँ तो रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर हम 3 सांसद थे, अगर हम 5 हो गए तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ा। लड़ाने को रिप्रेजेंटेशन दे दें, टिकट दिलाना ही हम अपनी जीत मान लें, ये तो बात नहीं ठीक हुई। समावेशी हमने मन बनाया, हमारे वर्कर ने मन बनाया, हमारे क्षेत्रीय और जिले के नेताओं ने मन बनाया, उन्होंने राय दी, उसको अखिलेश जी ने माना, इसलिए जीते। ऊपर से आप टिकट दे दें, किसी का काट दें, किसी को जोड़ दें और जनता को सोचेंगे अपने आप खड़ी हो जाएगी, तो क्या खड़ी हो जाएगी? वो भाजपा ने दिया था दिल्ली से, क्या खड़ी हो गई? तो उपचुनाव में आप कितने टिकट दे रहे हैं? क्या जैसे अगर हम गिने तो जो दिख रहा है आंखों से, मीरापुर मुस्लिम बहुल है, कुनरकी मुस्लिम बहुल है, उसके बाद अगर आप देखें तो फूलपुर, शीशामऊ, तो 10 में 3-4 सीटें तो ऐसी हैं जो लगता है कि ये मुस्लिम चेहरों के साथ ही जा सकते हैं। आपको लगता है? हम हिंदू मुस्लिम से नहीं देख रहे हैं, हमने आपसे अभी कहा, फिर दोबारा आप वहीं ले जा रहे बात। दोबारा सारे जहां जहां उपचुनाव होना है वहां की पार्टी की मीटिंग अखिलेश यादव जी कर चुके हैं, पूरे जिले को प्रत्याशियों को बुला चुके हैं, चुनाव का जो पिछले लोकसभा का विधानसभा का जो भी परिणाम है उसको समझ चुके हैं, देख चुके हैं, हमारे जिले के नेता भी उसको समझ चुके हैं, टिकट तय कर और उन्होंने अपनी राय दे दी है। उनकी राय होने के बाद केवल अखिलेश जी की मोहर लगना बाकी है। तो मुझे लगता है कि जब जिलों के नेताओं ने जैसी जैसी राय दी होगी उसके हिसाब से अखिलेश जी का मन बना हुआ होगा।
क्योंकि जिले से राय लेना सबसे मशवरा करने के बाद तो लीडरशिप का फैसला रह जाता है। वो फैसला जब अखिलेश जी सुविधाजनक समझेंगे, जब उपयुक्त समय समझेंगे तो कर देंगे। लेकिन अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी खास करके प्रयागराज जो इलाके हैं, जो क्षेत्र है, उसमें बहुत एक्टिव है। चाहे मझवा हो या फूलपुर हो, कांग्रेस पार्टी की मीटिंग्स हुई हैं, बड़े बड़े उनके नेता आए हैं। राहुल गांधी खुद प्रयागराज आए, उन्होंने मीटिंग की। लगातार ये डिमांड हो रहा है कि भाई 5 सीट हम लड़ें, 5 सीट आप लड़ें जो आप जीते हैं, और 5 सीट आप कांग्रेस पार्टी को दें ताकि कांग्रेस पार्टी उस पर लड़ सके। तो क्या इस तरह का कोई फॉर्मूला है? मैं आपका खुलासा कर दूं आपको कि बहुत समय तक ऊहापोह था कि रायबरेली अमेठी में गांधी परिवार लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। अखिलेश जी ने बहुत स्ट्रांगली एडवाइस किया था, बहुत स्ट्रांगली इस बात को रखा था कि आपको लड़ना चाहिए, आपको लड़ने से अच्छा संदेश जाएगा, और एक तरीके से इनवाइट करके जिम्मेदारी लेते हुए राय दी थी। यानी तो कि हम लोग अगर हम पूरी बात सुनिए, हमने जब लीडरशिप को खुद इनवाइट किया है तो वो अगर कहीं आए हैं तो हमें कोई शिकायत होगी क्या? हमें कोई शिकायत होगी? आने से शिकायत नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर हम देखें तो प्रयागराज की जो सीट है, कैंडिडेट आपके थे, कांग्रेस पार्टी से लड़े और वो कांग्रेस के हैं। चलिए हमने आपसे हमेशा कहा, जब जिससे गठबंधन करते हैं फिर हमारा तुम्हारा नहीं होता। वो जो कैंडिडेट आता है वो चाहे उनके सिंबल हो चाहे हमारा सिंबल हो, हमारा ही होता है हमारे लिए। ये हम लोकदल के जमाने में भी कहते थे। भाई जो हमारे कैंडिडेट लोकदल में माने जाते थे वो तो लोकदल के साथ भाग गए ना, लेकिन हमारे थे, हमने अपनों की तरह लड़ाया, लोकदल वालों को भी लड़ाया, कांग्रेस वालों को भी लड़ाया। जो कांग्रेस के सिंबल पर लड़े वो भी हमारे थे, हमने उनको अपने की तरह लड़ाया। और एक दो जगह ऐसा था जहां गांधी परिवार के लोगों का कार्यक्रम नहीं लग पाया था, वहां के कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जब अखिलेश जी से अनुरोध किया तो जितना अनुरोध कांग्रेस के लोगों ने किया उससे ज्यादा तेजी से अनुरोध हमारी पार्टी के लोगों ने किया। मैं बात कर रहा हूं महाराजगंज की, आप तस्दीक कर सकते हैं। हमारी पार्टी के लोग भी दिन रात, नहीं अखिलेश जी यहाँ मीटिंग देना जरूरी है, और अखिलेश जी ने इमरजेंसी मीटिंग लास्ट में की उनके लिए। वहां के दुर्भाग्य से परिणाम वैसा नहीं रहा, थोड़े से वोट से हार गए। लेकिन मेरा कहना यह है कि हम लोगों ने तो चाहे उम्मीदवार किसी के सिंबल पे हो, उसे गठबंधन में है तो उसे अपना मान के लड़ाया है, और बड़े मन से हमने गठबंधन किया है। अभी हरियाणा की बात आई थी तो अखिलेश जी ने समय से पहले बता दिया था कि सीट कोई हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कांग्रेस लीडरशिप अपनी लोकल पार्टी से बातचीत करके जो भी फैसला लेगी उससे हम पे फर्क नहीं पड़ता। हम इस गठबंधन के प्रति कमिटेड हैं, तो हम इस गठबंधन के साथ रहेंगे और हम साथ हैं। लेकिन हरियाणा में तो आप लोगों ने चुनाव प्रचार भी नहीं किया, और रही बात ये कि कहा यह जा रहा था कि आपने उस स्ट्रेटेजिकली हरियाणा को छोड़ा है ताकि जब महाराष्ट्र के चुनाव आए तब आप उस पर लेन देन वाली जो बात है कि भाई मुझे इतने दो तो यूपी में इतने दो, क्योंकि दोनों एक साथ चुनाव होंगे। जब अखिलेश जी ने ट्वीट किया था अपनी पोजीशन को लेके, उस समय तक पूरी चर्चा थी कि समाजवादी को इतनी सीट मिल रही कि उतनी सीट मिल रही, और बात भी हो रही थी, वो आप लोग सब लोग भी चला रहे थे आखिरी दिन तक। तो उस समय तक, अब ये बाद में लोग कहने लगे ये स्ट्रेटेजी हमने छोड़ा, हमने पहले ही कह दिया था। क्योंकि महाराष्ट्र में हमारे 2 विधायक हैं, 4-5 विधायक तक रहे हैं, और पार्टी का लगातार काम चल रहा है, तो वहां मिलना का जब सिटिंग ही है तो न मिलने का कोई प्रश्न नहीं है। हमारा कहना यह है कि हमने एक स्टैंडर्ड बातचीत में अपने गठबंधन के प्रति एक सिंसियरिटी का स्टैंडर्ड दिखाया है, और मुझे लगता है कि सारे हमारे सहयोगी उस स्टैंडर्ड पर खरा उतरेंगे और उतर भी रहे हैं। नहीं तो ये लगता है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से गठबंधन तय होगा कुछ उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी गठबंधन तय होगा, या फिर दोनों अलग अलग? दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में कई प्लेयर्स हैं। जो 2 अन्य दल हैं, शिवसेना और एनसीपी, हमारे गठबंधन के बड़े सहयोगी वहां हैं, वो लोग भी हैसियतदार लोग हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। तो वो 4-5 पार्टी की बातचीत है, उत्तर प्रदेश की 2 पार्टी की बातचीत है। तो जो हमारी लीडरशिप और कांग्रेस की लीडरशिप में बात होगी वो हो जाएगी। फिर हम उसी सवाल पर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं कि भाई 5 सीट समाजवादी पार्टी जीती है, 5 सीट समाजवादी पार्टी लड़े, और 5 सीट वो हारी है, तो 5 सीट हमारे लिए छोड़ दें। मेरा मानना है कि गठबंधन की सीटें पार्टी की इंटरनल मीटिंग में मांगी जाती हैं, वहीं तय होती हैं। लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष तो खुलकर मीडिया से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैं कहना उचित नहीं समझता, और मेरा अपना मानना है
अच्छा हो सकता है गलत हो दूसरे के स्टैंडर्ड से, मेरा अपना मानना है गठबंधन के किसी सहयोगी जिम्मेदार नेता को उसने कितनी सीटें मांगी हैं, कितनी दी गई हैं, ये बात मीडिया के सामने शेयर नहीं करनी चाहिए। इससे कार्यकर्ताओं की आशाएं बढ़ जाती हैं, बाद में दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना पड़ता है तो समस्या आती है। जो बातें होती हैं गठबंधन में, बातें मीडिया के सामने तब कही जाती हैं जब बात बिगड़ जाती है। जब बात ही शुरू नहीं हुई अभी अक्रॉस द टेबल, तो किसने क्या मांगा क्या दिया, उन बातों का कोई ज्यादा मतलब नहीं है और मुझे लगता है कि नहीं बताना चाहिए। इसलिए मैं कोई गठबंधन में किसने मांगा है, हमने क्या, ये बातों नहीं। अब आप तो चूंकि टिकट बंटवारे के दौरान आप उस नेगोशिएशन में शामिल रहे हैं 2024 में जो टिकट बंटा था, प्रदेश अध्यक्ष जी भी रहे, अजय राय जी भी उसमें शामिल, अजय राय जी भी रहे। तो भाई जब गठबंधन धर्म की बात आएगी तो दोनों को उस गठबंधन धर्म को निभाना चाहिए। अगर वो खुल के कह रहे हैं कि भैया हमें 5 सीटें दें, आप जो हारे हैं वही दें, तो आपको लगता नहीं है कि मेरा कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को कोई राय दूं या टीका टिप्पणी करूं। गठबंधन धर्म ये कहता है कि अगर मुझे कोई असुविधा भी महसूस हो रही होगी तो मैं उनके नेतृत्व में जो लोग बात करते हैं उनसे कहूं। मुझसे कोई असुविधा हो रही होगी तो उनकी लीडरशिप हमारे नेतृत्व से कहेगी। लेकिन सर ये बताइए कि जो प्रयागराज का क्षेत्र है, इलाहाबाद का क्षेत्र है, कांग्रेस का घर है, कांग्रेस गांधी परिवार का गढ़ है, वहां की जो 2 सीटें हैं फूलपुर और मझवान, तो फूलपुर पे तो पूरी तरीके से कंसंट्रेशन बना हुआ है, उनके लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। फूलपुर में यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के सामने सर फुटोवल हो गई, कांग्रेस के वर्कर्स के बीच में भयंकर लड़ाई झगड़ा हो गया और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि प्रयागराज हमने पार्लियामेंट लड़ा है तो प्रयागराज की ये जो सीट है ये सपा हारी भी है तो हमें लड़ना चाहिए। हारी नहीं। आप ये फूलपुर की विधानसभा सीट आप हारे थे ना? आप फैक्चुअली थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। समाजवादी पार्टी 2022 में 2000 वोट से फूलपुर हारी थी। फूलपुर में पूरे प्रयागराज में सबसे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को इंडिविजुअली मिला था, 1 लाख वोट मिला था। और फूलपुर पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी लड़ी है 24 में। इलाहाबाद आप प्रयागराज जो कह रहे हैं, हाँ। फूलपुर विधानसभा सीट उस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, वो फूलपुर पार्लियामेंट का हिस्सा है जिसे समाजवादी पार्टी के अमरनाथ मौर्य लड़े थे और पार्लियामेंट में 18,000 वोट से वो आगे थे। तो ये तो फैक्ट्स की बात है, लेकिन देखिए इसमें छोटा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जहां जहां मजबूत महसूस करते हैं काम करें, मेहनत करें, हम भी कर रहे हैं। जो लीडरशिप डिसाइड करेगी उसे लड़ना है, लड़ाना है। तो बड़ी तेज चर्चा है कि अब तो नवरात्र शुरू हो चुका है और अखिलेश जी जैसे ही लखनऊ पधारेंगे उसके बाद ऐलान हो जाएगा। अब ये अखिलेश जी का लुकआउट है और अखिलेश जी के आप कुछ इस पर प्रकाश डाल सकते हैं तो डालिए, ताकि बड़ी तेज चर्चा आपकी पार्टी में लोग। हमारे यहाँ हमारी हैसियत नहीं है। उन्होंने कहा भी है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नवरात्र में उन्होंने कहा है तो नवरात्र में 9 दिन होते हैं, तो कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उनकी बड़े लीडर से क्या बात हो रही है, ये सब तो अखिलेश जी। तो क्या कांग्रेस से कोई फॉर्मल बातचीत शुरू हुई है अभी किसी गठबंधन को लेकर कि 10 में वो कितना लड़ेंगे, आप कितना लड़ेंगे? राष्ट्रीय नेता एक दूसरे से मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, उनकी बातें होती रहती हैं। फॉर्मली जैसे विधानसभा के अंदर दोनों तरफ से कमेटी बनी थी, बात हुई थी, उस तरह की फॉर्मल बातचीत एक दूसरे के सामने बैठ के जहां प्रस्ताव आ गया फिर चला गया, उस तरह से जो रेगुलर बातचीत है उसके लिए भी कोई कमेटी वगैरह नहीं बनी है। थोड़ी बहुत इनिशियल चर्चा आपस में होती है जब मिलते हैं, उन्होंने हमसे कुछ कहा, हमने उन्हें कुछ बताया, लेकिन कट टू कट बात जो होती है न उसका अभी समय है। और इतना फास्ट क्यों हो जाए इंडिया अलायंस? अभी एनडीए वाले भी आपस में तय नहीं कर पाए हैं। संजय निषाद रोज अपने लड़के को तैयार किए घूम रहे हैं, हमारे यहाँ तो कम से कम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और दूसरे भी गठबंधन के सहयोगी लगातार उनसे मांग रहे हैं। उनसे कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा जैसे एनडीए भंग हो गया हो। आप तो नई बात, आप इंडिया अलायंस से पूरी बात पूछे जा रहे हैं। नहीं, हम लोग उधर से ही पूछ रहे हैं। संजय निषाद की जानकारी है आपको क्या कि वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं? हाँ बिल्कुल मांग रहे हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से लोगों ने कहा है कि उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे और वो लड़ाना चाहते हैं अपने बेटे को। भाई दुनिया के लोग पदाधिकारी बने हुए इतने विधायक हैं, उनके बेटे हार के बैठे हैं घर, और बड़े वाले का बेचारे का नंबर नहीं आ रहा, वो बड़ा है, उसका पहले नंबर बनता था, हक बनता था। मोहब्बत में छोटा लड़ा दिया उन्होंने, तो बड़े वाले का भी विधानसभा में नंबर नहीं आ पाया, टिकट नहीं दे पाए। तो हर जगह अपनी अपनी परिस्थितियां हैं।
लेकिन एक और गठबंधन शक्ल ले रहा है और उसकी भी बड़ी तेज चर्चा उड़ी कि असदुद्दीन ओवैसी, पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर आजाद, रावण, ये तीनों मिलकर के भी एक गठबंधन लेकर के सामने आ रहे हैं। और चंद्रशेखर ने तो ये भी कह दिया है कि वो सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 10 सीटों पर यानी कि अगर गठबंधन होता है तो गठबंधन। आपको लगता है कि ये गठबंधन आएगा तो कहीं आप लोगों को किसी तरह की परेशानी होगी? जनता बहुत समझदार है, वो निर्णय लेती है। अभी पहले भी गठबंधन हुआ था। अगर कोई गठबंधन सीरियस बनता है, जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं के हिसाब से बनता है तो उसको मदद मिलती है, नहीं बनता है तो कुछ नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं, अब आपके में, नेताओं के में और जनता के बीच में सिर्फ कुछ घंटों का फासला रह गया है। जो आप मीडिया के जानकार हैं, आपकी सब जगह संपर्क है, आपको जो खबर मिलती है उसके 1-2 घंटे बाद हमको भी मिल जाती है। नहीं, 1-2 घंटे बहुत कह दिए, और 1-2 घंटे बाद आपको मिल जाती है। हमको मिलती हो है, सकता है आपको पहले भी मिल जाए। हमसे 1-8 घंटे बाद पूरे प्रदेश के पॉलिटिकली जागरूक लोगों को मिल जाती है। तो गठबंधन बनाना हर पार्टी का अपना प्रयास होना है, उन्हें लोकतंत्र में अधिकार है, करना चाहिए, वो भी करेंगे। लेकिन किसका क्या परसेप्शन है, किसका क्या इम्प्रेशन है, मैसेज है, वो जनता भी समझ जाती है। इसलिए हमको अपना काम ठीक करना चाहिए। कांग्रेस के साथ अब आप आ गए हैं तो आपको अब छोटे दलों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कोई छोटे दल कहने का मतलब ऐसे दल जिनके जो पॉकेट्स में जिनके अपने वोट्स हैं, जो कभी आपके साथ रहे, कभी बीजेपी के साथ रहे। पल्लवी पटेल हो गई, संजय निषाद हो गए, ओम प्रकाश राजभर हो गए, केशव देव मौर्य हो गए, इस तरह की जितने दल हैं, अब ये सब आपके समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से किसी को नहीं छोड़ती है। हमने किसी को नहीं छोड़ा अपने पास से। तो क्यों आपसे दूर हो गए? उनको दूसरी जगह बेहतर लगी, चाहे राजभर जी का मामला हो। हमने फॉर्मल ही कहा कि आप हमसे आजाद हो हमारी तरफ से, क्योंकि वो जब आप दूसरे दल के साथ बैठने लगेंगे, हमारी लीडरशिप को क्रिटिसाइज करने लगेंगे, हम सरकार में भी नहीं आए, हम विपक्ष में, फिर भी हमारी नीतियां खराब हो जाएंगी। हम तो विपक्ष में पहले भी संघर्ष कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। इसी तरह अन्य दल हैं। नहीं, जैसे हमारी पार्टी के हमारी पल्लवी पटेल, ये तो विपक्ष में आपके साथ ही थे ना। स्वामी जी विधान परिषद इस्तीफा देके गए, तो आखिर कुछ तो और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। अब उनकी अपनी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हैं। वो विधानसभा, आपने कभी ठंडे दिमाग से सोचा कि आखिर जो आदमी नेता विपक्ष की तरह विधान परिषद में बैठा हो, उस आदमी ने आपको क्यों छोड़ा? कैलकुलेशन फेल हो जाता है कभी कभी। बड़े बड़े नेताओं से भी गलतियां होती हैं, कभी कभी कैलकुलेशन फेल हो जाता है। किस तरह का कैलकुलेशन? अब उन्होंने अपना भाजपा में उनको उन्होंने अपना नहीं था, उन्होंने अपना उनको लेने वाली नहीं। उन्होंने एक अलग दल बनाया। हमारे से जाने से पहले 2 महीने पहले उसके अध्यक्ष बन गए थे वो। तो उनका अपना कोई महत्वाकांक्षा, कोई सपना, कोई प्रयास, कोई कैलकुलेशन रहा होगा कि मैं इससे और ज्यादा फलूंगा फूलूंगा, तो उन्होंने एक निर्णय लिया। ये तो सबको पता लग गया कि निर्णय उन्होंने पहले ले लिया था। लेकिन ये तो फैक्ट है ना कि कोई भी अन्य दल आपके साथ नहीं है। आप और कांग्रेस 2 लोग हैं और यही दोनों दल अपने आप में काफी। ऐसा नहीं है। इस लोकसभा चुनाव में महान दल हमारे साथ था आधे समय तक। बीच रास्ते तो निकल गया, बीच चुनाव में छोड़ के चला गया। अब जब उन्होंने हमें ज्वाइन किया ये कह के कि हम न सीट मांग रहे हैं, फिर उनके अपने कारण हैं, व्यक्तिगत इससे नाराजगी, उससे नाराजगी। तो मैं कोई गलत टिप्पणी नहीं करना चाहता किसी दल पे या किसी नेता पे, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि सुविधा के हिसाब से लोग देखते हैं। सुविधा के हिसाब से जब उन्हें पॉलिटिकली कन्वीनियंट लगता है तो साथ आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते हैं। और कई दल हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। कुछ नाम बताइए। नाम बताने का भी स्टेज नहीं है, वो आएगी तो हम बताएंगे। कई दल हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं और जनता के बीच में काम कर रहे हैं। अच्छा, आप किसी भी तरीके का आने वाले समय में कोई गठबंधन देखते हैं मायावती के साथ, बीएसपी के साथ, या आपको लगता है कि नहीं ये गठबंधन का वक्त? मुझे उसकी संभावना कम लगती है, क्योंकि हमारा गठबंधन था, एक तरफा गठबंधन टूट गया, जबकि हमारे भी वर्कर चाहते थे न टूटे, उनके भी वर्कर चाहते थे न टूटे। लेकिन मायावती की तरफ से तो बाकायदा बयान आ गया कि भाई मैं अखिलेश जी को फोन करती रही, उस नतीजे के बाद उन्होंने फोन नहीं उठाया। देखिए, ऐसा 2 साल बाद अखिलेश जी ने 2 साल बाद बयान आया, उसका क्या हम बोलें। लेकिन नॉर्मली दोनों दलों के बीच में कुछ लोग होते हैं बात करने वाले, कभी एक दूसरे से बात डायरेक्ट नहीं होती है। नीचे लोग होते हैं, उनके बीच में
सहमतियां होती हैं, असहमतियां होती हैं। उन असहमतियों को दूर करने के लिए लीडरशिप के पास जाया जाता है। हमारे उनके बीच के जो लोग थे उनकी लगातार बात होती थी, सब जानते हैं। एक दो लोग अब हम छोड़ के चले गए बीच में। तो आखिर आपको क्या लगता है, आखिर इतने समय बाद मायावती को ये सफाई क्यों देनी पड़ी कि भाई ये गठबंधन हमने नहीं तोड़ा, ये गठबंधन तोड़ने की अगर कोई जिम्मेदारी है तो सपा पर आती है, क्यों देनी पड़ी? भाई इतने समय से आप अलग हो गए, अलग अलग चुनाव दो लड़ लिए, उसके बाद इसकी नौबत क्यों आई? उनके कार्यकर्ताओं ने हो सकता है कोई जिज्ञासा व्यक्त की हो, कोई सवाल किया हो, कुछ और बात हुई हो उनकी पार्टी में, वो मैं बाहर से कैसे बताऊं। लेकिन मुझे लगता ये है कि अलायंस के प्रति हम सीरियस थे और हमने बहन जी को प्रधानमंत्री के लिए भी स्वीकार कर लिया था। अखिलेश जी ने कहा मेरा कोई क्लेम नहीं है, वो बनेंगी तो अच्छा लगेगा। सीटें भी उस समय जो बटी थी वो बीएसपी की चॉइस से मिली थी। अगर आप देखें अभी जो हमने सीटें जीती हैं, अधिकांश सीटें उस समय बीएसपी को मिली थी। और मुझे लगता है कि फोन आना ये इतनी बड़ी बात नहीं जिसमें गठबंधन टूट जाए। नाराजगी व्यक्त हो जाती है, बीच के मैसेंजर्स होते हैं और इतने समय बाद उस बहस में या वाद विवाद में पड़ने से कुछ नहीं है। मूल बात यह है कि बीएसपी ने जिस तरह बहुत सारे इश्यूज पे बैक किया, कई मुस्लिम्स के इश्यूज आए जिन पे उन्होंने एकदम बीजेपी की सिचुएशन को सेकंड कर दिया, बीजेपी पोजीशन को, ट्रिपल तलाक का विषय आया, बहुत सारे विषय आए जिन पर उन्होंने सेकंड कर दिया। तो बहुत सारी बातें हुई, ऐसा नहीं है। जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, जनता, हम भी अपनी बात कह रहे हैं, वो भी अपनी बात कह रहे हैं। अगर जनता हमारी बात को सुन रही है तो कहीं ना कहीं जनता की नजर में कुछ मार्किंग है कि इस पे इनको ज्यादा नंबर देना चाहिए, उनको कम नंबर देना चाहिए। कोई भी जीतता है या हारता है तो उसके कुछ तो कारण होते हैं। चलिए, तो बहुत शुक्रिया यूपी तक से बात करने का। और हमारे साथ उदयवीर सिंह थे और बहुत लंबी चर्चा हमने समाजवादी पार्टी की आने वाली राजनीति और समाजवादी पार्टी इस 10 उपचुनाव में उसकी क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी है, वो क्या करने जा रही है। हमने आज उदयवीर सिंह से इस बात को समझने की कोशिश की और भरसक हमारे दर्शकों के लिए वो चीज शायद सामने आई कि आखिर सपा के भीतर चल क्या रहा है। तो मुद्दे की बात में आज इतना ही। सोमवार को फिर नए मुद्दे के साथ शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।